ओके डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आइए अपन जो एनसीईआरटी का जो 11th का जो चैप्टर है, जो फर्स्ट बायोलॉजी का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। और ये नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बेसिक नॉलेज जो साइंस की बायोलॉजी में जो मिलती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिएगा, द फर्स्ट चैप्टर इन आवर एनसीईआरटी सिलेबस, जो एनसीईआरटी बुक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस, एनसीईआरटी बुक बच्चे जो हमारा पहला चैप्टर है उस चैप्टर फर्स्ट का नाम है बच्चे लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड, ओके बच्चे, लिविंग वर्ल्ड है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ऐसे बच्चे जो नीट या एमसीक्यू क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं और बेसिक नॉलेज भी देता है हमें। ठीक है, ये जो लिविंग वर्ल्ड है बच्चे, ये लिविंग वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब बात करते हैं ये जो लिविंग वर्ल्ड है वो किस तरीके से अपन इसको डील करते हैं। देखिएगा, इस लिविंग वर्ल्ड नाम के चैप्टर में हम लोग चार चीजों को स्टडी करेंगे। पहला जो हमारा कंटेंट रहेगा वो रहेगा व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लिविंग, पहला लिविंग। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे, दूसरा जो हमारा कंटेंट रहेगा इसका वो है हमारा टैक्सोनॉमी। क्या रहेगा? टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक। चौथा जो रहेगा, तीसरा जो हमारा रहेगा वो रहेगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और जो लास्ट रहेगा वो रहेगा टैक्सोनॉमिक एड्स। ठीक है बच्चे, हमारे इसमें चार हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में। पहला हमारा लिविंग, दूसरा टैक्सोनॉमिक या सिस्टमैटिक्स, तीसरा आपका टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और चौथा आपका टैक्सोनॉमिक एड्स। और इसको अपन टूल्स भी कह सकते हैं, इसको अपन टूल्स भी कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो लिविंग करेंगे। देखो भाई, लिविंग होता क्या है? आप सब लोग जानते हैं लिविंग का मतलब होता है कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसी कोई सेल या ऐसा कुछ ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है। क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज? आप लोग बेसिक तरीके से आप सीख सकते हैं। लिविंग का मतलब होता है कि ऐसी सब प्रॉपर्टी जिसके अंदर क्या होता हो, जिसके अंदर होता हो ग्रोथ। ठीक है, फर्स्ट इसकी क्वालिटी क्या है? ग्रोथ। और क्या होती हो? डेवलपमेंट। ठीक है बच्चे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो हम लोग जानते हैं ग्रोथ का मतलब होता है, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आज मान के चलो कोई जो प्लांट्स है वो इतना छोटा सा, ठीक है, आज उसने जर्मिनेशन दिया है, इतना छोटा प्लांट है और कुछ दिनों बाद ये प्लांट कितना बड़ा हो जाता है, कितना बड़ा हो जाता है, कितना बड़ा हो जाता है। तो ये इसको हम क्या कहेंगे? ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। किसमें? इसके साइज में, इसके शेप में। तो ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर होता है ऑर्गेनिजम्स का। अब बात आती है ये जो ग्रोथ है, या मान के चलो कोई छोटा सा, मान के चलो ये कोई छोटा सा बच्चा है और ये छोटा सा जो बच्चा है कुछ टाइम के बाद ये कितना बड़ा हो जाएगा, ये इतना बड़ा हो जाएगा। ये जो बच्चा है ये इतना बड़ा हो जाएगा। तो आप कहेंगे इस बच्चे में क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। तो हम इजीली समझ सकते हैं ग्रोथ का मतलब होता है किसी एक ऐसे ऑर्गेनिज्म में एक टाइम के बाद उस ऑर्गेनिज्म की शेप, साइज और उसके मास में अगर चेंज आता है तो हम कहते हैं ग्रोथ, और जो एक डिफाइनिंग फीचर है। अब बात आती है ये ग्रोथ हमारे कुछ नॉन लिविंग थिंग्स में भी होती है। जैसे अगर मान के चलो कोई पहाड़ है या आपका कोई हिल्स है और इस हिल्स को आप देखेंगे कि ये हिल्स किसी ने मान के चलो बढ़ भी सकती है। अगर इसमें थोड़ा सा भी सैंड या कुछ जम जाता है पानी के साथ तो उसका साइज बढ़ भी सकता है, या किसी दिन वाटर फॉलन हो गया तो इसका साइज कम भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप क्या करें कि सर ये तो नॉन लिविंग में भी ग्रोथ हो रही है और लिविंग में भी हो रही है, तो हम इसको कैसे डिफाइन करें? तो कौन सा डिफाइनिंग फीचर हो रहा है? तो आप बच्चे सीख सकते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है वो एक इसका डिफाइनिंग फीचर है। कैसा फीचर है? डिफाइनिंग फीचर है जो हमें ये बताता है कि हाँ वास्तव में ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। डिफाइनिंग फीचर। ठीक है बच्चे, अब डिफाइनिंग फीचर क्यों है? क्योंकि जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं या लिविंग्स होते हैं उनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो कौन सी होती है? इंटरनल ग्रोथ होती है। कैसी ग्रोथ होती है? इंटरनल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ का मतलब क्या है कि जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो भी सेल होती हैं वो सेल लगातार क्या करती हैं? डिवीजन करती हैं और अपना डिफरेंशिएशन करती हैं,
जिसके कारण जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कंटिन्यूअसली शेप और साइज में चेंज होता रहता है। अब बात आती है तो इसको अपन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहेंगे। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल होती है, जबकि इसके अंदर जो होने वाली जो ग्रोथ आप देख रहे हैं, कभी चट्टान का साइज बढ़ भी जाता है, कभी घट भी जाता है, तो इसको जो ग्रोथ कहते हैं इसको कहते हैं एक्सटर्नल ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ? एक्सटर्नल ग्रोथ है ये बच्चे। और एक्सटर्नल ग्रोथ तो आप समझते हैं ये टेम्पररी होती है, ये कैसी है? टेम्पररी है। और इंटरनल ग्रोथ जो होती है ऑर्गेनिज्म के अंदर वो क्या होती है? परमानेंट होती है, जो हो गई वो हो गई, अब वापस वो लौट के नहीं आ सकती। ठीक है बच्चे? तो ग्रोथ हम कह सकते हैं, ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी ग्रो करता है। ठीक है? सेकंड बात आती है लिविंग बीइंग्स के कैरेक्टरिस्टिक की, वो आती है ग्रोथ। नेक्स्ट बच्चे आता है, नेक्स्ट जो क्वालिटी होती है लिविंग बीइंग्स की वो है रिप्रोडक्शन। क्या होता है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन होता है। मगर कुछ एक इसमें भी रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी दो एनिमल्स के द्वारा, दो ह्यूमंस हैं, एक मेल मान लो और एक क्या मान लो? फीमेल मान लो, और ये मेल और फीमेल दोनों आपस में क्रॉस करके क्या बनाते हैं? अपने जैसा एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। जिसके थ्रू कोई भी स्पीशीज होती है वो रिप्रोडक्शन करके वो अपनी जैसी नई स्पीशीज बनाती है और अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करती है। ठीक है? अब बात आती है रिप्रोडक्शन जो है वो रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक कैरेक्टर तो है, बट अपन ये नहीं कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि इस रिप्रोडक्शन के अंदर कुछ हमने आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन किए या कुछ हमने आर्टिफिशियल हमने कुछ ऐसे एनिमल बनाए हैं, आर्टिफिशियली कुछ ऐसे एनिमल बनाए हैं जो स्टेराइल होते हैं, बांझ होते हैं, जिनके अंदर रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी नहीं होती है। जैसे कुछ ये जो आर्टिफिशियली एनिमल्स जो रिप्रोडक्शन करके जो हमने बनाए हैं वो स्टेराइल होते हैं, और इस टाइप का जो हमें हाइब्रिडाइजेशन मिलता है उसको हम कहते हैं इंटरस्पेसिफिक। कौन-सा? इंटरस्पेसिफिक रिप्रोडक्शन। जैसे आप देखिएगा, हमने देखा है कि जब हम किसी हॉर्स का, मेयर का, किसका? मेयर का क्रॉस अगर हम किससे कराते हैं? डंकी से कराते हैं, क्योंकि डंकी इसमें मेल डंकी, ठीक है, और फीमेल किसी मेयर से अगर हम करा दें, मेयर से अगर हम क्रॉस करा दें, तो इनसे जो प्रोडक्ट मिलता है या इनसे जो रिप्रोड्यूस होता है वो कौन सा प्रोड्यूस होता है? वो म्यूल होता है। अब आप कहेंगे सर म्यूल भी एनिमल है, मगर ये जो म्यूल पैदा होता है इस म्यूल के अंदर रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि हमने इसको वर्क के फॉर्म में या इसको हमने एज ए लेबर वर्क कराने के लिए हमने इसको डेवलप किया है इंटरस्पेसिफिक रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो ये एनिमल होते हुए भी अब स्टेराइल होता है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं सर रिप्रोडक्शन होता तो है एक डिफाइनिंग फीचर, मगर हम इसको पर्टिकुलर डिफाइनिंग फीचर लिविंग बीइंग्स का नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लिविंग बीइंग्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन करने में एबल नहीं होते, जैसे म्यूल है आपके सामने। दूसरा आपने सुना होगा जैसे हनी बी आपने सुना है, वर्कर बी जो आपने सुना है, जो वर्कर्स होती है हनी बी में, जो वर्कर बी होती है वो भी स्टेराइल होती है, तो ये वर्कर बी भी आपका रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं बच्चे कि रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। ओके, तो हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग कैसा फीचर? डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ठीक है बच्चे? नेक्स्ट, तो रिप्रोडक्शन आपके समझ में आ गया। और रिप्रोडक्शन में बच्चे क्या होता है कि रिप्रोडक्शन में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट, जैसे अपन का बैक्टीरिया या एक सिंगल सेल वाला वो भी होता है, उसमें भी ग्रोथ होती है कि 1 से 2 सेल बनाता है, 2 से 4 बनाता है, तो उसके साइज और नंबर में अगर इंक्रीजमेंट होगा तो उसके अंदर भी हम कह सकते हैं ग्रोथ होता है। ठीक है बच्चे? सेकंड बच्चे बात आती है कि जितने भी हमारे लिविंग बीइंग्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी है, उनके अंदर क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है। क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। आप कहेंगे मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म का मतलब यह होता है कि कुछ इस तरीके की हमारे लिविंग बीइंग्स के अंदर एक्टिविटीज होती हैं, जिन एक्टिविटीज में क्या होता है, जैसे मान लो कोई छोटे-छोटे मॉलिक्यूल है A + B और ये दोनों आपस में जुड़े, उन्होंने क्या बना दिया? C बना दिया। या मान लो चलो ऐसा कोई रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है? C है जो टूट के दो छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स बना है, जिनको अपन A + B कह सकते हैं। तो आप इसमें ये सीखेंगे कि मेटाबॉलिज्म इज ए रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म इज ए फीचर ऑफ ऑल लिविंग सेल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच केस कुछ छोटे-छोटे जो रिएक्टेंट है या केमिकल्स है वो आपस में मिलकर बड़ा बना देते हैं, कुछ जो बड़े होते हैं वो टूट के छोटा बना देते हैं। तो
इन रिएक्शन को क्या कहते हैं, जिसमें जो छोटे छोटे टुकड़े बड़ा बनाते हैं उनको तो हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिक कहते हैं। ठीक है बच्चे, मेटाबॉलिक में तो रिएक्शन बढ़ाई जाती है एनाबॉलिक, और कोई बड़ा होता है वो टूट के छोटे बनाता है उनको क्या कहते हैं अपन, कैटाबॉलिक कहते हैं। अब बात आती है कि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक जो रिएक्शन है वो किसके अंदर होती है, सेल के अंदर होती है। केमिकल से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, जिसमें कुछ एक बड़े बड़े केमिकल टूट के छोटे छोटे बनाते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, कैटाबॉलिक कहते हैं। कुछ छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़ा बनाते हैं, उसको हम एनाबॉलिक कहते हैं, जो हमारी बॉडी में कंटीन्यूअस चलती रहती है। अब बात आती है कि ये जो मेटाबॉलिज्म है वो सर डिफाइनिंग फीचर है या नहीं, तो मैं कहूं कि ये डिफाइनिंग फीचर तो है। कैसा फीचर है ये, डिफाइनिंग फीचर है। कब डिफाइनिंग फीचर है, ये डिफाइनिंग फीचर है, मेटाबॉलिक इज आल्सो ए डिफाइनिंग फीचर व्हेन अकरिंग इनसाइड सेल। जब सेल के अंदर ये प्रोसेस हो रही हो तो हम इसको मान सकते हैं कि इट इज ए डिफाइनिंग फीचर। मगर हमने ये भी देखा है कि अगर हम किसी लैब में काम करते हैं तो लैब में जैसे पतीला है, पतीले में अगर हम कोई काम कर रहे हैं लैब के अंदर तो उसमें हम छोटे छोटे तो केमिकल डाल दो बड़ा बना देते हैं, और कोई बड़ा डाल दे तो हम उसको तोड़ के छोटे छोटे बना देते हैं, तो वो आर्टिफिशियली करते हैं। तो हमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वो काम हो रहा है, वो लैब के अंदर हो रहा है, किसी एक पात्र के अंदर हो रहा है, तो क्या हम उसको भी मेटाबॉलिज्म है, वो मेटाबॉलिज्म भी है, और यहाँ भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है। बट यहाँ पर हम डिफाइनिंग फीचर तब कहेंगे मेटाबॉलिज्म को जब देखिए कि किसी सेल के अंदर केमिकल्स का ब्रेकडाउन हो रहा हो। ठीक है बच्चे, तो ये समझ में आया। फोर्थ जो है बच्चे वो क्या होता है, वो होता है हमारा रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट। रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, रेस्पॉन्ड टू अवर एनवायरनमेंट, ये भी एक डिफाइनिंग फीचर होता है। रिस्पॉन्स, जैसे हम सब लोग जानते हैं, अरे आप रिस्पॉन्ड का मतलब होता है रेस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट को अगर हम कह सकते हैं तो इसको एक टर्म यूज करते हैं कॉन्शसनेस। मतलब जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं उनके अंदर कॉन्शसनेस होती है। कॉन्शसनेस का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी के हमारे अरे तुम क्या कह रहे हो, तुमने मुझसे क्या कहा। कॉन्शसनेस का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर फीलिंग्स, एनवायरनमेंट, जो हमारी बॉडी, वो हमारी बॉडी के अंदर जो इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे एनवायरनमेंट से, उसको हम कैसे रिसीव करते हैं, इसको कॉन्शसनेस कहते हैं। जैसे हमने देखा है कि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं या हमारे ह्यूमंस हैं, तो ह्यूमंस हमारा सेल्फ कॉन्शसनेस होता है, वो इजीली इंफॉर्म को रिसीव कर लेता है और परसेप्ट कर लेता है और अपने डिसीजन को मेकिंग करता है। जबकि कई सारे एनिमल्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड तो करते हैं मगर उनके अंदर सेल्फ कॉन्शसनेस नहीं होती। जैसे भैंस है, भैंस अगर बंधी है तो बंधी रहेगी जब तक हम उसको लेके नहीं जाएंगे। तो ये रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट, जैसे आइस को छूने पर हम थोड़ा सा ठंडा महसूस करते हैं या गर्म छूने पर गर्म महसूस करते हैं, या कोई हमें कॉल करता है हम उसके जस्ट उसका आंसर देते हैं, तो ये कहलाती है कॉन्शसनेस। ठीक है बच्चे, तो कॉन्शसनेस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द लिविंग बीइंग्स, ये कॉन्शसनेस। ठीक है बच्चे, तो इसके बाद फिफ्थ अगर कहें तो हम इसका और भी जो है जो डिफाइनिंग फीचर्स हैं, रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट, कॉन्शसनेस होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, और आपके ये क्या कहते हैं उसको, होमियोस्टेसिस होती है। होमियोस्टेसिस होती है। होमियोस्टेसिस का मतलब होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने एटमॉस्फेयर में होने वाले चेंजेस के प्रति अपने आप को क्या कर लेते हैं, ढाल लेते हैं। तो इस कंडीशन को होमियोस्टेसिस कहते हैं। जैसे आपने देखा है कि जब हमारी गर्मी ज्यादा पड़ती है तो हमारे एनिमल्स या ह्यूमंस जो होते हैं वो अपने शरीर में से पसीना गार निकालते हैं, अपने टेम्परेचर को मेंटेन बनाए रखते हैं। और जितने भी आपके जैसे जहाँ पर बहुत ज्यादा पानी की कमी होती है तो वहाँ के प्लांट्स या एनिमल देखिएगा वो अपने बॉडी के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स में चेंजेस ले आते हैं जिससे उनकी बॉडी में से पानी का लॉस कम हो, जैसे ऊँट के अंदर कुबड़ होता है, वसा का जमाव हो जाता है, ये सब है। तो ये होमियोस्टेसिस पाई जाती है। तो ये हमारे कुछ डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं लिविंग बीइंग्स के अंदर जिससे हम पहचान कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंटेंट आता है वो आता है बच्चे इसका टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक। टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक क्या होता है, जैसे देखो आप कभी किसी जंगल में जाओ और जंगल में जाने के बाद आपको पता चला कि कोई एक ऐसा एनिमल देखा है जिसको शेप और स्ट्रक्चर डायनासोर जैसी मैच कर रही है, तो आप अपना आइडिया लगाएंगे कि यार ये डायनासोर ही है या डायनासोर का कोई एंसेस्टर है या डायनासोर के बाद डेवलप होने वाली कोई स्पीशीज है। तो वहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारी एक ब्रांच बनाई गई बायोलॉजी को जिसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। ये बहुत बड़ी एरिया है जिसके अंदर काफी रिसर्च होता है और हम एक नई स्पीशीज के बारे में बहुत सारी नॉलेज को इकट्ठा करके उसको एक रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो टैक्सोनॉमी कहलाती है। ठीक है,
तो टैक्सोनॉमी में बच्चे होता क्या है, जैसे आप किसी जंगल में गए तो जंगल में जाने के लिए सबसे पहले आप उस स्पीशीज को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। क्या करेंगे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये स्पीशीज कहां से मैच कर रही है, किससे मैच कर रही है। तो टैक्सोनॉमी का पहला जो टर्म, पहली जो बात आती है कि हम किसी भी जंगल में जाने वाले नई स्पीशीज को देखेंगे तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो स्पीशीज है ये स्पीशीज किससे मैच कर रही है। जैसे मान के चलो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं, जैसे हम मेढक की बात करें तो मेढक एक इस टाइप का एनिमल्स है जिसके अंदर क्या होता है, जिसको पानी में भी रह लेता है, जमीन पे भी रह लेता है। तो मेढक के बाद फिर हमारे सांप बने हैं और हमारी जो छिपकलियां बनी है, तो हम ये आइडिया लगाते हैं कि यार मेढक पानी में रहता है, फिर ये कैसे आ गए। तो एक ये कॉमन कैरेक्टर मिलता है कि मेढक से इनका डेवलपमेंट हुआ है, मेढक पानी और जमीन दोनों पे रह लेता है और जब ये जमीन पे रह पाती है तो इसका मतलब है कि मेढक से इनका डेवलपमेंट हुआ रेप्टिलिया का। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं और जब हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं तो फिर हम उसको क्या करते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि उसको एक अच्छे तरीके से इस तरीके से क्लासिफाई करें कि वो अच्छी जगह पर अपने अरेंज हो जाए और जिससे हमको समझने में और पढ़ने में आसानी हो। तो अगला जो टैक्सोनॉमी पढ़ाते हैं वो हम क्या पढ़ाते हैं, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करना, ठीक है। और क्लासिफिकेशन करने के बाद फिर हमें उसको एक ऐसा पर्टिकुलर कोई नाम देना होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि अपने कई सारी, अपने भारत तो बहुत सारी भाषाओं का देश है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, राजस्थान में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है। तो उस एनिमल, एक ही एनिमल हो, उस एनिमल के जगह जगह अलग अलग कंट्रीज में या अलग अलग एक ही देश के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, तो कंफ्यूजन हो जाता है। इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए इनको टैक्सोनॉमी के अंतर्गत एक पर्टिकुलर क्या करते हैं, इनका नाम देते हैं, नेमिंग करते हैं। तो उस टर्म को हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर, ठीक है, नॉमेनक्लेचर। तो बच्चे हम टैक्सोनॉमी के अंदर ये तीन जो चीजें हैं, इन तीन चीजों के बारे में किसी एनिमल्स की नई स्पीशीज का जब डेवलपमेंट होता है तो स्टडी करते हैं, तो इसको अपन टैक्सोनॉमी कहते हैं, सिस्टमैटिक्स कहते हैं। टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं, टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील्स विद द स्टडी अबाउट द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एनी एनिमल्स इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी एक बड़ी ब्रांच है और इस टैक्सोनॉमी का जो फादर है वो बच्चे किसको माना जाता है, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस जो था इसने बहुत ज्यादा टैक्सोनॉमी में वर्क किया, इसलिए हम इसको कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कैरोलस लिनियस, ठीक है बच्चे। अब इस टैक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन करना, क्लासिफिकेशन करना, नॉमेनक्लेचर करना ये एक होता है। अब बात आती है कि इनका आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें पर्टिकुलर कुछ कैटेगरीज का डिटरमिनेशन करता है, उनको हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि एक स्कूल में कई सारी क्लासेस को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा होता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड। उसी तरीके से हमें जो नई नई जातियां मिलती हैं उनको भी हम एक पर्टिकुलर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उसको हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में कई सारे हमारे क्या रखे गए हैं, टैक्सा रखे गए हैं। अपने टैक्सा में हम उन एनिमल्स का क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं या क्लासिफिकेशन करते हैं। तो बच्चे किस तरीके से करते हैं, तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का मतलब क्या होता है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में कई सारी कैटेगरीज आती है, जिसमें सबसे बड़ी जो कैटेगरीज है उसका नाम होता है बच्चे किंगडम। क्या होता है, किंगडम। किंगडम एक सबसे बड़ी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो होती है जहां पर हम इस टाइप के एनिमल्स को रखते हैं जिनकी सिमिलरिटीज काफी कुछ ज्यादा मिलती हो और थोड़ा सा कैरेक्टर भी अलग होते हो, मतलब बड़ा ग्रुप एनिमल्स का जो होता है उसको हम किंगडम कहते हैं। और किंगडम के बाद अगली जो हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बच्चे आती है वो आती है फाइलम और डिवीजन, फाइलम और डिवीजन, ठीक है बच्चे। और फाइलम और डिवीजन के बाद अगली जो हमारी कैटेगरी आती है टैक्सोनॉमी की वो होती है क्लास, और क्लास के बाद बच्चे जो आती है वो होती है ऑर्डर, और ऑर्डर के बाद जो आती है उसका नाम होता है जीनस, और जीनस के बाद जो आती है उसका नाम होता है स्पीशीज। अब आप देखिए ये टैक्सोनॉमी कैटेगरीज होती है। इन टैक्सोनॉमी कैटेगरीज में हम क्या करते हैं कि जब हम नीचे से ऊपर चलते हैं तो क्या होता है कि सिमिलर कैरेक्टर्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो घटती जाती है, और जब हम किंगडम टू स्पीशीज चलते हैं तो क्या देखते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर सिमिलर कैरेक्टर्स के जो भी कैरेक्टरिस्टिक हैं वो बढ़ते जाते हैं। कैसे, जैसे बात मान के चलिएगा स्पीशीज हमारे जो टैक्सोनॉमी की जो क्लासिफिकेशन की जो यूनिट है वो सबसे बेसिक यूनिट होती है। द स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन। क्यों, क्योंकि स्पीशीज का मतलब होता है कि एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जिन ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स के सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे हम लोग अगर हम मानवों की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो उनके दो कान होते हैं, नाक होती है और चेहरा होता है, सिमिलरिटीज होती है, तो उसको हम लोग एक स्पीशीज बना दिया जिसको हम सेपियंस कहते हैं। तो बच्चे अब बात क्या है, मगर अब इस स्पीशीज में भी अगर हम देखें तो कई सारे कैरेक्टर्स, जैसे अगर मान के चलो एक फैमिली के जो लोग हैं, एक फैमिली के लोगों का मोरल बिहेवियर, उनके फिजिकल कैरेक्टर, उनकी शक्ल सूरत अपने फैमिली वाले मेंबर से मैच करती होगी, जब दूसरों की किसी दूसरे से मैच करती होगी। जैसे पंजाब के लोग पंजाबी
टाइप में अपना बिहेवियर शो करते हैं, गुजराती टाइप में शो करते हैं। इसका मतलब हम इजीली ये पहचान लेते हैं कि ये एक ही ग्रुप से जुड़े हुए मेंबर है। तो इस टाइप के जो ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर एक ही ग्रुप में दिखते हैं तो वो स्पीशीज बनाती है। अब बात आती है स्पीशीज से जब हम ऊपर चलते हैं तो एक ही स्पीशीज में कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स हो जाते हैं, एक ही स्पीशीज में कुछ थोड़े से अलग अलग जैसे कैरेक्टर हो जाते हैं, मगर उसमें कुछ कैरेक्टर सिमिलर दिखते हैं, तो वो जो ग्रुप बनाते हैं उसको हम कहते हैं जीनस। जैसे अगर हम बात करें, देखो बच्चे, जैसे अगर हम बात करें, जैसे हमारा चीता है, चीता को हम लोग टाइग्रिस कहते हैं, पैंथेरा टाइग्रिस कहते हैं। और हमारा शेर है, शेर को हम लोग क्या कहते हैं, लियो। शेर हमारा लियो स्पीशीज का होता है, शेर हमारा लॉयन जो है वो लियो स्पीशीज का है, और जो हमारा बाघ है, टाइगर है, वो हमारी टाइग्रिस स्पीशीज का है। मगर अगर हम देखें इन दोनों की शकल, सूरत, दौड़ने की क्षमता और इनका जो खाने का जो प्रकार है, हमेशा किसी दूसरे को मारकर खाना, तो हमने इसके कैरेक्टर्स को जो हमने आगे देखा तो इसमें कई कैरेक्टर्स में सिमिलरिटीज आई, तो इनकी स्पीशीज हमने अलग कर दी, मगर कई कैरेक्टर्स अलग होने के कारण इनको हमने एक कॉमन जीनस बनाया, जिस कॉमन जीनस का नाम क्या था, पैंथेरा। ठीक है बच्चे, तो इन दोनों के लिए क्या होता है, ये भी पैंथेरा टाइग्रिस और ये पैंथेरा लियो, तो अलग एक जीनस हो गया। इसी तरीके से जीनस के बाद जो और थोड़े कैरेक्टर्स में थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, डाइवर्सिफाइड कैरेक्टर मिलते हैं, तो वो एक ही ऑर्डर में आ जाते हैं। एक ऑर्डर में के बाद ऊपर चलते तो फिर और एनिमल्स में अलग अलग कैरेक्टर्स खुल जाते हैं, तो उनको हम एक क्लास में रख देते हैं। और एक क्लास के जब स्टडी करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एनिमल्स की और दूसरे ग्रुप के कैरेक्टर आ रहे हैं, तो उनको हम फाइलम या डिवीजन में ले जाते हैं। और जब फाइलम डिवीजन से कई सारे इकट्ठे होते हैं तो उनको क्या बना देते हैं, किंगडम बना देते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे हमारे दो किंगडम बनाए गए, सभी प्लांट के लिए जो किंगडम बनाया गया वो बच्चे क्या बनाया गया, प्लांटी। और आप प्लांटी के अंदर जानते हैं प्लांटी सारे के सारे कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस उनके अंदर होती है। जबकि दूसरे ऐसे एनिमल्स है, ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, तो उनको वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, तो उनके लिए हमने एक बड़ा किंगडम बनाया। उस किंगडम का नाम क्या था, एनिमल किंगडम। ठीक है बच्चे, तो एनिमल किंगडम, अब किंगडम हमारे दो हो गए। अब किंगडम दो होने के बाद फिर अगली बात आती है, फिर उन्होंने देखा कि प्लांट में कुछ इस टाइप के प्लांट होते हैं जिनका सबका एक जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता, एक जैसी क्वालिटीज नहीं होती है, तो फिर हमने उनके डिवीजन अलग अलग बनाए। और ऐसे एनिमल्स के कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, वो कभी भी जमीन पर नहीं आते, तो ऐसे एनिमल्स का हमने फाइलम अलग बनाया। ठीक है, तो इस तरीके से एनिमल के लिए हम यूज क्या करेंगे, फाइलम, और प्लांट के लिए क्या यूज करेंगे हम, डिवीजन, जिसमें अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं। ऐसे बच्चे जैसे मान के चलो, आपने मान के चलो एक एनिमल ले लिया, एक छोटा सा एनिमल होता है जो पानी में रहता है, जो बिल्कुल पानी की तरीके बैठा हुआ होता है, जिसको अपन स्पंज कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो इसका जो हमने फाइलम बनाया वो क्या होगा, इसका फाइलम, इसकी बॉडी पर छेद होते हैं, ये कैरेक्टर हमें देखने को मिला, तो इसका हमने जो फाइलम बना दिया वो क्या हो गया, ऑरिफेरा हो गया। अब डिवीजन अगर प्लांट के लिए अगर हम शो करते हैं तो हमने देखा कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो पानी में रहते हैं, बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर होती है, सिंगल सेल होते हैं, ये जो प्लांट्स हैं, अगर इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, सेल प्रेजेंट होती है, तो इन प्लांट्स के लिए हमने डिवीजन क्या बना दिया, एल्गी बना दिया। तो इस तरीके से बच्चे क्या होता है कि जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं तो हमें कैरेक्टर सिमिलर बहुत ज्यादा मिलते हैं, और कुछ एक कैरेक्टर अलग मिलने के कारण हम इनका डिवीजन और क्लासिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट बात आती है बच्चे क्लास की। क्लास का मतलब क्या होता है कि इसी एल्गी में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हो एक ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में जिसमें एक ही जैसे कैरेक्टर्स हो ज्यादा हो रहे हो, तो उसके लिए हम एक पर्टिकुलर क्लास बना देते हैं। जैसे अगर मान के चलो एनिमल किंगडम में बात करें, तो आपकी जो एनिमल किंगडम में अगला जो आपका एनिमल किंगडम का जो फाइलम है, जैसे अगर आपने फाइलम ले लिया यहाँ पर, जैसे आप सब लोग जानते हैं, तो हमारे एनिमल में फाइलम बनाए गए, एक का नाम है कॉर्डेटा, ठीक है, और दूसरे का नाम है आपका नॉन कॉर्डेटा। तो ये जो कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा में भी एक सब फाइलम होता है जिसका नाम क्या होता है, वर्टिब्रेटा, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, काफी वेल डेवलप्ड रीढ़ की हड्डी होती है, उसको हम वर्टिब्रेटा कहते हैं। अब वर्टिब्रेटा में हमारे कई सारे टाइप के एनिमल होते हैं, जिसमें कुछ एक ऐसे एनिमल होते हैं जो पानी में तैरते हैं, ठीक है, कुछ एक ऐसे होते हैं जो जमीन और पानी दोनों पे रह देते हैं, कुछ एक ऐसे होते हैं जो मिट्टी पर रह के चलते हैं, कुछ एक ऐसे होते हैं जो उड़ भी सकते हैं, ठीक है, चल भी सकते हैं। तो उनके अंदर स्तन होते हैं, ब्रेस्ट होते हैं या मेमोरी ग्लैंड्स होती है, तो उनके लिए हमने एक क्लास बना दी क्या, मेमेलिया। तो इस तरीके से बच्चे हम लोग बहुत सारी क्लासेस में करते हैं, फिर इनका ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बाद जीनस आते हैं, जीनस के बाद स्पीशीज आते हैं। तो ये कई सारे टैक्सा होते हैं, जिन टैक्सा के अंदर बहुत सारे एनिमल्स को हम क्लासिफाई करते हैं। तो मैं आपको एक क्लासिफिकेशन दिखा देता हूं, एक क्लासिफिकेशन में आपको एनिमल का और प्लांट का बच्चे दिखा देता हूं, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम लोग किसी भी नई स्पीशीज का हम डेवलपमेंट, इवोल्यूशन जो डेवलपमेंट है, कहां से डेवलप हुआ है, कौन कौन इसके एंसेस्टर रहे, पूर्वज रहे हैं। तो बच्चे देखिएगा, हम मान के चलो एक प्लांट का ले लेते हैं, जैसे अपन मस्टर्ड का लेके चले, ठीक है, एक प्लांट का ले लेते हैं मस्टर्ड का। मस्टर्ड का मतलब क्या है, अब आप जानेंगे तो इसका किंगडम क्या हो जाएगा, आप सब लोग जानते हैं इसका किंगडम क्या हो जाएगा, प्लांट ही हो जाएगा, क्योंकि सर इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है तो प्लांट ही हो गया। अब बात आती है किंगडम के बाद बच्चे क्या आता है, इसका डिवीजन। अब हमने देखा है कि सर इसके जो बीज होते हैं वो बीज बनते हैं और बीज बीज के सीड कोट के अंदर बंद रहते हैं, तो इसके लिए डिवीजन क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्म हो जाएगा।
ठीक है बच्चे, एंजियोस्पर्म हो जाएगा। और डिवीजन के बाद अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं तो फिर हमको क्या मिलती है, इसकी क्लास मिलती है। अब क्लास में अगर हम देखें तो क्लास एंजियोस्पर्म की दो होती है, एक मोनोकोटिलिडनी, एक डाइकोटिलिडनी, एक के बीच में दो पार्ट होते हैं, जबकि एक ऐसे एंजियोस्पर्म होते हैं जिनके बीच में सिर्फ सिंगल पार्ट होता है। तो इसके बीच को तोड़ते हो दो पार्ट निकलते हैं, दो पार्ट निकलते हैं, उसकी क्लास क्या बनेगी, डाइकोटिलिडनी। ठीक है बच्चे, डाइकोटिलिडनी। और क्लास के बाद फिर इनका क्या आता है, मैंने आपको बताया था अगला टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है, ऑर्डर है। अब ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं, तो इनके कुछ हम विशेष स्ट्रक्चर देखते हैं जिसमें उनको क्या मिलता है, इनका ऑर्डर में क्या आता है, पैराडाइल्स आते हैं। इनका ऑर्डर क्या हो गया, पैराडाइल्स हो गया। ऑर्डर के बाद बच्चे मैंने क्या बताया था, फैमिली। फैमिली का मतलब होता है कि एक जैसे सिमिलर कैरेक्टर जिसमें मिलते हैं उसको एक फैमिली बनती है। तो फैमिली में क्या हो जाएगा, रेसिकेसी या क्रूसीफेरी। ठीक है बच्चे, और इसके बाद फैमिली के बाद फिर इसका क्या आता है, जीनस आता है बच्चे। जीनस में क्या हो जाएगा, इसका ब्रेसिका हो जाएगा, और इसकी स्पीशीज क्या हो जाएगी, एम्फेस्टिस हो जाएगी। तो इस तरीके से हमको क्या है, ये याद रखना होता है कि अलग-अलग ग्रुप्स में इनके कैरेक्टर्स अलग-अलग टाइप से हो जाते हैं, तो इनको अलग-अलग ग्रुप्स में रखते चले जाते हैं। तो इसको अपन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में किसी भी प्लांट का या एनिमल का क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है बच्चे।